गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? मस्त मज़े में। इस मज़े मज़े को थोड़ा आराम दो। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। ये जो बायो का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट 6th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का हो या फिर वो बायो रिलेटेड कोई भी हायर एग्ज़ाम दे रहा हो। सभी के लिए ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक के संग हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ, जनरली फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। ठीक है। फोटो वर्ड आया है फोटोन से। आप सभी को पता होगा कि जो सन से एनर्जी आती है वो टू फॉर्म्स में आती है। एक तो वेव्स की फॉर्म्स में आती है और एक पार्टिकल्स की फॉर्म्स में आती है। तो जो पार्टिकल्स की फॉर्म्स में एनर्जी आती है, जो पार्टिकल्स आते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स जो आते हैं सन से, उन्हें हम फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है वही एनर्जी एक्चुअल में यूज़ होती है बाय द ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड और टू प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट। सो इसीलिए इस प्रोसेस में जो वर्ड लिया गया है वो फोटो लिया गया है, दैट कम्स फ्रॉम फोटो, राइट। नेक्स्ट, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग बहुत क्लियर है, टू प्रिपेयर। सो अगर हम फोटोसिंथेसिस की एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन देना चाहें, तो फोटोसिंथेसिस की एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन क्या हो सकती है? सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट in the presence of sunlight and chlorophyll from carbon dioxide and water, and as a byproduct they release oxygen. So अगर इस फोटोसिंथेसिस को हम एक केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6CO2 plus 12H2O, it forms C6H12O6 glucose plus 6 oxygen plus 6 water molecule. And what is required here? Sunlight, photons and chlorophyll. Chlorophyll A, B, कोई सा भी क्लोरोफिल। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, अगर हम पूरे प्रोसेस को एक इक्वेशन में शो करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि इनिशियली, सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि इनिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 12 यूज़ हो रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है फाइनली 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से रीफॉर्म हो जाते हैं। तो कई बारी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको 6H2 लिख सकते हैं और यहाँ से ये प्रोडक्ट में से 6H2 हटा सकते हैं, पर वो सही इक्वेशन नहीं है। सही इक्वेशन यही है जो मैंने बताई। दूसरी चीज, ग्लूकोज C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में नहीं बनता। जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन हम एक मॉलिक्यूल के बेसिस पे लिख रहे हैं तो हम इसे ग्लूकोज लिख देते हैं, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन। तो ये तो हो गया डिस्कशन अबाउट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। अब अगर हम, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज इट टेक प्लेस? सो ये एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल, प्लांट सेल में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है, क्लोरोप्लास्ट।
जो कि प्लांट के ग्रीन एरियल पार्ट्स में ही अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए वो जो पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स, मोस्टली ग्रीन दिखाई देते हैं, जैसे कि लीव्स। कुछ प्लांट्स में, जैसे यंग प्लांट्स है, तो वहाँ पे स्टेम भी ग्रीन होता है, क्योंकि उस टाइम में यंग स्टेम में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। या फिर अगर हम ज़ीरोफाइट्स की बात करें, तो ज़ीरोफाइट्स में जो स्टेम होता है वो फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस। तो वहाँ पे स्टेम में क्लोरोप्लास्ट, स्टेम की जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ना ओवल होता है इस तरीके से, और प्लस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। लिक्विड मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लस इसमें मेम्ब्रेनस स्टेक्स भी प्रेजेंट होता है सेल के, ये मेम्ब्रेनस स्टेक्स प्रेजेंट है जो आपस में फ्यू अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो मेम्ब्रेनस स्टेक्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्राना, और इनकी जो सिंगल यूनिट है उस सिंगल यूनिट को बोलते हैं थाइलेकोइड। और ये जो इंटर कनेक्शन है बिटवीन टू ग्राना, इन्हें हम बोलते हैं फ्रैट। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, जैसा कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस डीएनए की वजह से, और प्लस कुछ 78 टाइप के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद से ही प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी वजह से एक इवोल्यूशन थ्योरी आई है कि जो ये बताती है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कभी ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करते थे, और एक सेल के अंदर ये सिम्बायोटिकली रहने लगे, और फिर ये एज अ क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए। खैर दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। अब उसके बाद आता है कि चलो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से केवल ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल वो वाइटल पिगमेंट है जो कि सन एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, जिसमें वो कैपेसिटी होती है टू ट्रैप द सन एनर्जी, और इसी की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये क्लोरोफिल, क्या इनके कोई टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये क्लोरोफिल जो है करीबन 9 टाइप्स का प्रेजेंट होता है डिफरेंट प्लांट में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अगर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनका क्लोरोफिल अगर हम हायर प्लांट के क्लोरोफिल से कर हम कंपेयर करें तो वो अलग है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल अलग होता है, हायर प्लांट का क्लोरोफिल अलग होता है। तो ये टोटल 9 टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है प्लांट्स में। लेकिन जो मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल है जो कि हेल्प करता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 2 टाइप का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल अकेला वो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्लोरोफिल के अलावा भी ऐसे कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स। ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो, ऐसे। इन कैरोटीनॉइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो भी एक्स्ट्रा सनलाइट होती है ना,
ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लाइट का एब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रा लाइट का एब्जॉर्प्शन, प्लस ये कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिल के बनाते हैं फोटोसिस्टम। इस फोटोसिस्टम का जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो मोस्टली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है। जो सेंटर मॉलिक्यूल है, सबसे मेन मॉलिक्यूल जो है वो एक्शन रिएक्शन सेंटर, बाकी के सारे एंटीना पिगमेंट। एंटीना का क्या काम होता है? हमारे एफएम के ऊपर, पुराने ज़माने में मोबाइल्स के ऊपर और टीवी के ऊपर एंटीना लगा होता था ना, उसका काम क्या होता था? सिग्नल कैच करना। आज भी जब हम कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, तो हम ऐसे 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 लेके घूमते हैं। क्यों? कि कहीं से कोई सिग्नल आ जाए। तो उसी तरीके से ये जो एंटीना पिगमेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है? लाइट रेज को कैप्चर करना, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना। और जो मेन मॉलिक्यूल होता है ना, एक्शन सेंटर, वहाँ पे जो मेन रिएक्शन होती है वो रिएक्शन वहाँ उस एक्शन सेंटर में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी लाइट इस्तेमाल करती है? वाइट लाइट। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट में और रेड लाइट में होती है। ग्रीन लाइट ही एक ऐसी लाइट होती है जिसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है क्लोरोफिल। ग्रीन लाइट को ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता और इसी वजह से ये कैसा दिखता है? ग्रीन इन कलर दिखता है। और इसी वजह से प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ये क्लोरोफिल अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, वो पार्ट्स कैसे दिखते हैं? हमें ग्रीन दिखते हैं। तो जो अगर ये क्वेश्चन आए कि एक प्लांट को ग्रीन लाइट में रखा गया है, उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? तो 0 होगी, क्योंकि प्लांट जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। तो हमें ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, दैट इज ये ओवरऑल रिएक्शन 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। जो फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। देखो, इसे लाइट फेज और डार्क फेज पहले बोला जाता था, ठीक है, लेकिन इससे मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा कि लाइट फेज लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और जो डार्क फेज है वो लाइट की एब्सेंस में हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट फेज और डार्क फेज मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें साइमल्टेनियसली चलते हैं। मोस्टली प्लांट, देखो हम एट अ हायर लेवल जब हम पढ़ेंगे तो हम काफ़ी टाइप्स के प्लांट पढ़ते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट्स। तो यहाँ पे मैं जो पूरा डिस्कशन कर रही हूँ वो C3 प्लांट्स का ही कर रही हूँ, ठीक है। तो C3 प्लांट्स में जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक ही टाइम पे चलती हैं, और वो चलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन स्टोमेटाज आर ओपन। तो लाइट फेज को फिर से हम डिवाइड करते हैं 2 सब फेजेस में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? फोटोलाइसिस 2 वर्ड से मिलके बना है। जब भी हमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी बायो की टर्म दिखती है ना, तो हमें हमेशा उसे ब्रेक कर लेना चाहिए ताकि उसे थोड़ा कम डर लगे और हमें समझ में भी आ जाए। फोटोलाइसिस, फोटो comes from sunlight and lysis means break, टूटना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? अपने कंपोनेंट्स में। तो वाटर मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स क्या है? हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की। जब वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है अपने कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑक्सीजन होती है ये एनवायरनमेंट में यहीं से रिलीज हो जाती है। यानी जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं एक्चुअली वो किस प्रोसेस के थ्रू हमें मिल रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो मिल रही है, दैट इज करेक्ट। पर फोटोसिंथेसिस के अंदर भी कौन सी स्टेप से हमें वो ऑक्सीजन मिल रही है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका सोर्स वाटर है। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, option C both, option D none. In that case, you will take the answer water molecule. Carbon dioxide is not the source of oxygen. Right? उसके बाद आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको भी हम वापस से ब्रेक कर लेते हैं। फोटो एंड फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एडीपी मॉलिक्यूल जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के संग जुड़ के एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब ये सब कुछ सन एनर्जी की प्रेजेंस में हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों कनेक्टेड प्रोसेस हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान ये दो प्रोसेसेस होते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जेड स्कीम, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है। बट दैट इज अगेन आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग इन सो मच डिटेल देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इन माय नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। उसके बाद ये जो एटीपी है ये और ये जो हाइड्रोजन के जो आयंस है ये और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन जिसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहना ज़्यादा सही होगा। लाइट इंडिपेंडेंट फेज, क्योंकि इसके लिए सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी मिलेगी इस एटीपी के थ्रू। हाइड्रोजन आयन का जो कैरियर होता है वो एनएडीपी होता है टुवर्ड द डार्क रिएक्शन, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एनएडीपी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को NADPH2 की फॉर्म में ट्रांसफर करता है इन द डार्क रिएक्शन, जो कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। अच्छा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी? लाइट रिएक्शन वहीं होगी जहाँ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कहाँ है? इन द वॉल ऑफ थाइलेकॉइड्स। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये एक्चुअली थाइलेकॉइड्स में हो रही है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्ट्रोमा में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल है, ऐसे ही आयंस की एंट्री और एग्जिट परमिट नहीं करती है, तो उसके लिए स्पेशल कैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कैरियर्स यहाँ पे है एटीपी एंड एनएडीपी। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है इन द डार्क रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एनएडीपी। यहाँ पे डार्क रिएक्शन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है ये एक कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में होता है, जिसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। एज अ प्रोडक्ट जो बनता है वो है, जो इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज, वो इमीडिएट प्रोडक्ट होता है सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है।
और इसीलिए मैंने कहा था कि ग्लूकोज एक्चुअल में नहीं बनता, सुक्रोज बनता है। और ये जो सुक्रोज है ये अल्टीमेटली तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस का, वो है ये स्टार्च। सुक्रोज यूज होता है, ये जो फॉर्म है सुक्रोज, ये यूज होती है इन द डिजॉल्व्ड स्टेट विद वाटर टू ट्रांसलोकेट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो सुक्रोज वाटर के साथ डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द reaction of photosynthesis, a very small introduction of the reaction of the photosynthesis. अगर आप चाहते हैं कि मैं जेड स्कीम या ये फॉस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इन सब की कैल्विन साइकिल, इन सब की डिटेल वीडियो बनाऊं, तो ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ये सब अलग अलग वीडियो में आएंगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इनकी डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगी। हम डिस्कस करेंगे मेरे ICSE 10th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। अब मेरे ICSE के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने फोटोसिंथेसिस की थ्योरी समझ ली, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है इस चैप्टर के सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है ICSE की, उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट गिवन हैं जो प्रूव करते हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी एंड ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखते हैं मेरा एनालिसिस कि अब तक कैसे क्वेश्चन आए हैं और अब मेरे अकॉर्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक फॉर दिस ईयर। तो देखते हैं। तो अगर हम 2019 की बात करें, 2020 में तो बायो का पेपर हुआ नहीं था, बच्चे बच गए थे, प्री बोर्ड के मार्क्स उनके इंक्लूड हो गए थे। तो हम अगर 2019 की बात करें तो 2019 में टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे फोटोसिंथेसिस से, और ये क्वेश्चन थे जिसमें से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। एक्सपेंड द बायोलॉजिकल अब्रिविएशन ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप आप सबको पता ही होगा। देन मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ थाइलाकॉइड। सो थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। उसके बाद है ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप से एक लीफ को कवर किया है, ब्लैक स्ट्रिप से लीफ को कवर किया है, यानी कि हम चाहते हैं कि सनलाइट जो है वो लीफ तक ना पहुंचे। यानी ये एक्सपेरिमेंट देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, हो ना हो, वो लाइट की नेसेसिटी को प्रूव करने के लिए रखा गया है। आगे पढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि कभी भी हरी बरी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ना चाहिए कि आखिर में वो पूछना क्या चाह रहा है। So the diagram given below represent an experiment to prove the importance of a factor in photosynthesis. Answer the question that follows. Name the factor studied in this experiment. हमने तो देख ही लिया अभी अभी, ब्लैक स्ट्रिप से लीफ को कवर कर रखा है। यानी ब्लैक कलर क्या होता है? ब्लैक कलर लाइट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देगा, लीफ तक नहीं पहुंचने देगा। तो इसलिए हो ना हो, जो फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो है सनलाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फैक्टर which is studied in this experiment is sunlight is a necessity of photosynthesis. So sunlight is that factor which is studied in this experiment. Next question is, what will you observe in the experimental leaf after the starch test? तो एक्सपेरिमेंटल लीफ में जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे
तो पहली बात तो जब भी हम फोटोसिंथेसिस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट को डिस्टार्च करना। और डिस्टार्च करने के बाद जब हमने इस प्लांट को अलाउ किया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये जो ग्रीन पार्ट है जो कि एक्सपोज्ड है टू द सनलाइट, उस पार्ट में तो स्टार्च बनेगी। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे स्टार्च टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये जो ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड पार्ट है, यहाँ पे जो स्टार्च टेस्ट होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि इस पार्ट को सनलाइट ही नहीं मिली, तो फिर स्टार्च कैसे बनेगा यहाँ पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने इतना डिटेल डिस्कशन किया है फोटोसिंथेसिस, आपको यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस। मैंने स्टार्टिंग ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से की थी, तो आप लिख सकते हैं। Then draw a neat label diagram of an experiment setup to show that oxygen is released during photosynthesis. तो आपको फिर वो वाला एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर देना है जहाँ पे एक बीकर है, बीकर में एक हाइड्रोफाइट रखा हुआ है, बीकर में एक हाइड्रोफाइट रखा हुआ है, हाइड्रोफाइट को एक फनल से कवर किया हुआ है और फनल के ऊपर रखी हुई है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और वहां पे बबल्स निकल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे सब जगह वाटर भरा हुआ है बीकर में। ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया 2019 के क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट है 2018। 2018 में टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ध्यान देना। 11 मार्क्स बहुत होते हैं। 11 मार्क्स आउट ऑफ 80 अगर 11 मार्क्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस में आ जाए, तो एक फोटोसिंथेसिस पढ़ने से ही कोई इंसान पास हो सकता है। 11 मार्क्स से पास नहीं होते, लेकिन आपको इंटरनल के मार्क्स भी मिलते हैं भाई। चलो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का था, एटीपी वर्सेस एड्स, एक्सपांड द एब्रिविएशन। ऑल्दो ये कंप्लीटली इस चैप्टर से नहीं है, एड्स इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देन सेकंड था, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 5। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। जो पैराग्राफ फिलिंग ब्लैंक, पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स आते हैं वो कंप्लीटली एक ही चैप्टर से आ गए, एंड दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। सो चलो पढ़ते हैं। टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर टू, वाटर में क्यों बॉइल करते हैं सेल्स को? टू किल द सेल्स, जो सेल्स है लीफ की उन्हें किल करने के लिए। फिर उसको डाइलेटेड स्पिरिट में बॉइल करते हैं, क्यों? ताकि डीक्लोरीफाई हो जाए, वो पेल येलो कलर की हो जाए, ताकि हम जब आयोडीन टेस्ट करें तो हमें क्लियर कलर डिफरेंस नजर आए। The leaf is dipped in warm water to soften it. Then it is placed in petri dish and dash solution is added. Which solution is added? Iodine solution is added. क्योंकि स्टार्च टेस्ट तो आयोडीन सोल्यूशन के बिना हो नहीं सकता। The reason of the leaf which contains starch turn bluish black, क्योंकि स्टार्च जब आयोडीन के संग रिएक्ट करता है तो ब्लूइश ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। एंड विच डज नॉट कंटेन स्टार्च टर्न्स ब्राउन, क्योंकि आयोडीन का कलर ब्राउन होता है तो वो पार्ट कैसा रह जाता है? ब्राउन रह जाता है, वहां पे कोई भी कलर डिफरेंस नहीं आता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। अब यहाँ पे वेरीगेटेड लीव्स यूज हुई हैं। वेरीगेटेड लीव वो लीव होती है जिनमें कुछ पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसी लीफ ली है जो जिसका कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट वाइट है। तो ऑब्वियसली वेरीगेटेड लीफ देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ हम कौन सा फैक्टर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लोरोफिल स्टडी कर रहे हैं। वेरीगेटेड लीफ was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. The potted plant was kept in the dark for 24 hours and then placed in the bright sunlight for few hours. Observe the diagram and answer the questions.
what aspect of photosynthesis is being tested in the above diagram? So which aspect we are testing in this experiment? Clearly it is chlorophyll is needed for photosynthesis. Represent the process of photosynthesis in the form of a balanced equation. Again, तो equation तो बहुत important है, ये तो हमें बिल्कुल बिल्कुल मगअप कर लेनी है, भूलनी ही नहीं है. नींद में भी कोई उठा के बोलेगा ना कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सुनाओ तो चलो जाओ. 6CO2 plus 12H2O equals to C6H12O6 plus 6CO2 plus 6O2 plus 6H2O. तो आपको नींद में वो बोलनी शुरू कर देनी है. फिर why was the plant kept in the dark before beginning the experiment? So हम जब भी फोटोसिंथेसिस पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप होता है टू डी स्टार्च द प्लांट. तो हम उसको डार्क में रखते हैं ताकि प्लांट में जो भी स्टार्च हो वो प्लांट में कंज्यूम हो जाए और प्लांट कंप्लीटली डी स्टार्च हो. उसके बाद what will be the result of the starch test performed on leaf A shown in the diagram? तो हमें बता देना है कि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का it will show a positive starch test and iodine will turn bluish black and the white part of the leaf will not show any change in the color of iodine. फिर आपको इसका एग्जाम्पल देना है वेरीगेटेड लीफ वाले का. तो प्लांट का तो क्रॉटन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच हैव वेरीगेटेड लीफ. फिर ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो आप क्लोरोप्लास्ट का बहुत नीट लेबल डायग्राम बना सकते हो. ये वाला काफी अच्छा सुंदर सा डायग्राम है, आपकी बुक में भी गिवन है. तो ये हो गई बात 2018 की. अब 2017 में फिर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट. The solvent used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch is soda lime. यहाँ पे आपको soda lime change करना है. That is the wrong term here. So the correct term is here methylated spirit. तो methylated spirit use होती है chlorophyll pigment को dissolve करने के लिए. Next है the diagram given below represent the relationship between a mouse and a physiological process that occurs in green plants. Study the diagram and answer the question that follows. So ये यहाँ पे ABCD करके 4 पार्ट्स दे रखे हैं. ठीक है. ए में जो माउस है और कैंडल है वो जल रही है. बी में माउस डेड हो गया, कैंडल भी बुझ गई है. सी में ग्रीन प्लांट भी रख दिया इनके संग, तो कंटिन्यूअसली कैंडल जल रही है, माउस भी अलाइव है. नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द ग्रीन प्लांट दैट हैज केप्ट द माउस अलाइव. क्लियरली कौन सा प्रोसेस है प्लांट का जिसने माउस को जिंदा रखा? फोटोसिंथेसिस. एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेंशन्ड अबव. तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दे देनी है. Why did mouse die in the bell jar B? Because of the exhaustion of oxygen. Oxygen completely खत्म हो गई है तो माउस जो है वो डेड हो गया. What is the significance of the process as stated in 1 for life on earth? It is clearly very significant क्योंकि जो life supporting gas होती है ऑक्सीजन वो photosynthesis के as a result of photosynthesis ही मिलती है. Plus it provide food for all. Represent the above mentioned physiological process in the form of a chemical equation. Again chemical equation. अभी तक 3 पेपर डिस्कस किए, तीनों में फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन पूछी गई है. थर्ड क्वेश्चन आया स्टोमा वर्सेस स्ट्रोमा. स्टोमा is the term singular term for stomata. Stomata are the openings, minute openings on the surface of leaf for the gaseous exchange. And stroma is the ground matrix part present in the chloroplast. NADP versus ATP. NADP nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ATP adenosine triphosphate. Now 2016 में total 6 marks क्वेश्चन आए थे. So individual flattened stake of membranous structure inside the chromoplast are known as grana, stroma, thylakoid, cristae. इंडिविजुअल फ्लैटन स्टेक. इंडिविजुअल फ्लैटन, ये क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, यहाँ पे शायद मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है.
एनीवे क्रोमोप्लास्ट है तब भी द टर्म रिमेन सेम. सो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, ग्रुप के बारे में पूछा होता तो ग्रेना होता, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, दैट इज थैलेकॉइड. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया ये वाला. अभी अभी हमने ये डायग्राम डिस्कस किया था 2018 के 19 के पेपर में या 18 के पेपर में पूछा गया था ये डायग्राम. वही डायग्राम यहाँ पे, वहां भी मैंने गंदा ड्रॉ किया था, यहाँ भी मैंने गंदा ही ड्रॉ किया हुआ है. खैर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ जाना चाहिए बस. So what aspect of physiological process is examined? Oxygen is released during photosynthesis. Explain the physiological process. Again आपको photosynthesis की definition देनी है. A and B. A oxygen bubbles है, B hydrophyte है. Write the well balanced equation. फिर से equation. तो photosynthesis की definition और equation दो चीजें याद कर लेना, 2 मार्क्स पक्के. What would happen to the rate of bubbling if a pinch of sodium bicarbonate is added to the water? सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ बबलिंग. 2015 टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. ये लाइट में 2 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं, सेम है, बस फर्क इतना है कि बी वाली में एक स्नेल रखा हुआ है, और बी वाली में स्नेल की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स जो है वो ज्यादा बन रहे हैं. नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिलीज द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस. एक्सप्लेन द प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब बी? स्नेल विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई अगर चालू रहेगी तो बबलिंग भी, ऑक्सीजन की बबलिंग भी चालू रहेगी. Why does test tube B has more bubbles of oxygen? Because test tube B has a continuous supply of carbon dioxide. Give an example of hydrophyte which can be used in this experiment. Hydrilla. छोटा सा हाइड्रोफाइट होता है, टेस्ट ट्यूब में हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. Write the overall chemical reaction. Again, chemical reaction and explain the process. 2 क्वेश्चन फॉर श्योर आपको मिलने ही हैं, कोई सा एक्सपेरिमेंट आ जाए भले. 2014 में टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. नेम द कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हमने अभी डिस्कस किया था फोटो फॉस्फोराइलेशन. गिव एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट व्हिच कैन बी यूज्ड इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लिबरेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हाइड्रीला. अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है. अब थर्ड क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. A potted plant was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. The potted plant was kept in dark for 24 hours. One of the leaf was covered with black paper in the center. The potted plant was placed in the sunlight for few hours. Black paper center में, वही फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था ना, इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है. डायग्राम नहीं दिया, लिख के बता दिया है, सेम क्वेश्चन है. What aspect of photosynthesis was being tested? Sunlight. Why was the plant is placed in the dark before experiment? To de-starch it. During the starch test, why the leaf boiled in water? To kill the cells. Boiled in methylated spirit to dechlorify it. Balance chemical equation. Draw a neat label diagram of chloroplast. सारे क्वेश्चन वही घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे, देखो कुछ भी नया नहीं पूछा है. 2013 में टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल. फोटोलाइसिस versus photophosphorylation. Definition: photolysis is the breakdown of water molecule in its component in the presence of sunlight. Photophosphorylation is the conversion of ADP into ATP in the presence of sunlight. NADP expansion, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. A plant is kept in dark cupboard for 48 hours before any experiment of photosynthesis to de-starch it. Clear? फिर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है. लीफ को KOH के संग रखा हुआ है. KOH का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का. यानी लीफ के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कट कर दी है.
तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो वो फैक्टर है जो कि हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं. So write the aim of the experiment to prove that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. What happened to the leaf on iodine test? It will show a negative starch test. The iodine will not change its color क्योंकि इस लीफ को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली ही नहीं तो यहाँ पे स्टार्च बनेगा ही नहीं और आयोडीन का कोई कलर चेंज नहीं आएगा. What is the alternative of KOH? KOH की जगह हम सोडा लाइम यूज कर सकते हैं. सोडा लाइम का भी सेम फंक्शन होता है. What happened to the leaf A and C at the end of starch test? ये A है और अगर ये C है तो A एक पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दिखाएगी क्योंकि इसको तो सब कुछ मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करेगी. ये वाली लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है KOH की वजह से, तो यहाँ पे जो स्टार्च टेस्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. 2012 में टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. मेन फंक्शन ऑफ थाइलाकॉइड, लाइट रिएक्शन बिकॉज इट पजेस क्लोरोफिल. स्टोमा वर्सेस स्ट्रोमा ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक और बार आ चुका है. NADP एक्सपेंशन बहुत बार आ चुका है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दिस इज माय ओवरऑल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. तो 2012 से अगर हम देखना चालू करें तो 3, 9, 7, 5, 6, 8, 11, 7. तो मेरे हिसाब से इस साल भी हमको लगभग 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए फोटोसिंथेसिस से. सो मेरे हिसाब से ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट डेयर टू मिस इट. अच्छे से पढ़ना. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.